नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, लोगों की अक्सर जो माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट ऐसा होता है कि जो भी समस्या है ना, उसका सॉल्यूशन उनको तुरंत मिल जाए। अगर आप ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन उसके ज़रूर मिलेंगे। और अगर लाइफ में आपको कहीं से इकट्ठा पैसा मिल जाता है और उस पैसे को कैसे संभालें ये आपको नहीं आता है, तो ऐसी टाइम पर आप क्या करें? ऐसे टाइम पर आपके दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प, अगर कोई आपका लोन वगैरह चल रहा होगा तो आप पहले लोन को चुका देंगे और आप लोन की ईएमआई से फ्री हो जाएंगे। यहीं पर अगर आपका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है तो यहाँ पर आप दूसरा स्टेप उठाएंगे। आप उस पैसे से आप उसको पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो प्रॉफिट है या इंटरेस्ट आएगा, उस पैसे से आप अपनी ईएमआई चुकाएंगे। देखो, यहाँ पर ये स्टेप आपका सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों ही तरीके आपके सही हो सकते हैं, सही नहीं भी हो सकते हैं। एक सही होने के चांसेस एक आम इंसान के लिए इमीडिएट लोन चुकाना, लोन से वरी होना, ये उसके लिए एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इससे उसके अर्निंग के रास्ते नहीं बढ़े। वहीं पर दूसरा इंसान अगर उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है और वहाँ से जो उसको रिटर्न आएगा, उस रिटर्न से अपनी ईएमआई पे करे और अपने पैसे को काम पे लगा दे, तो ये उसके लिए रास्ता अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक नई समस्या भी खड़ी हो सकती है। वो समस्या क्या है? एक आम इंसान की मेंटलिटी होती है, अगर उसके पास पैसा है तो कभी भी कोई इमरजेंसी, छोटी मोटी भी इमरजेंसी आएगी, इमीडिएट पैसा वो वहाँ से निकालेगा, उस अपनी इमरजेंसी को ख़त्म करेगा। यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर जाएंगे। आपको अपने बजट को मेंटेन करना आना चाहिए। आपको अपना बजट, आपकी जो इनकम है उसी में मेंटेन करना आना चाहिए, उसमें सेव भी करना आना चाहिए और सेव के पैसे को इन्वेस्ट करना आना चाहिए। तब आप सही डायरेक्शन में चलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपने कोई घर खरीदा, आपने बैंक से 30 लाख का लोन ले लिया। कुछ टाइम बाद कहीं से आपको 35 लाख रुपए आपके पास इकट्ठा पैसा आ गया। अब आपके पास विकल्प यहाँ पर दो खड़े हो जाएंगे कि आपके पास जो 35 लाख रुपए आए हैं उससे आप 30 लाख का लोन उतारें, अपनी ईएमआई को बंद करें और 5 लाख आपके पास है उसको इन्वेस्ट कर दें। दूसरा विकल्प हो सकता है, आपके पास जो 35 लैक्स आया है उसको आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, आपने कहीं एफडी में डाल दिया। एफडी में तो चलो आपको इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, 6%, 6.25%, 6.5% के आसपास मिलेगा। उससे आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। यहीं पर आप अपना अगर पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं और उसके वहाँ पर आप अपनी म्यूचुअल फंड का विड्रॉवल प्लान ले लेते हैं, SW जिसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान आपने ले लिया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपने जो 35 लाख लगाया है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अगर यहाँ पर आप 0.5% से लेके 0.7% के बीच में विड्रॉवल ले लेते हैं, यानी कि 20 आपने 35 लाख लगाया, अगर आपने यहाँ पर 20,000 मंथली का SWP लगा दिया, तो आप आने वाले 10 से 12 साल में आप अपने जो आपका लोन अमाउंट है उसको आप वापस कर पाएंगे। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, आपने 35 लाख आपने इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड SWP में लगा दिया, तो आपने सपोज करो अपने 10 साल कंटिन्यूस को होल्ड रखा, SWP अपनी आप चालू रखी, आपने 20,000 रुपये मंथली आपने वहाँ से रिटर्न लेना शुरू कर दिया और उससे आप अपनी ईएमआई उतारते चले गए। 35 लाख के 30 लाख के घर की मोटा मोटा 20 लाख के आसपास से ईएमआई बनेगी आपकी। तो आपने वहाँ से जो पैसा आपके पास आया, आपने SWP से पैसा निकाला और यहाँ पे आपने ईएमआई पे करना शुरू कर दिया, तो 10 साल में आपका जो बैंक आपने जो SWP से पैसा निकाला वो करीब 24 लाख आपका निकलेगा। फिर भी आपका जो 35 इन्वेस्टेड फंड है उसकी वैल्यू वहाँ वो करा 10 ईयर के बाद करीब 68 लाख के आसपास होगी। यानी कि आपने विड्रॉवल भी ले लिया, आपने अपना घर की आपने ईएमआई भी पे कर दी और आपने अपने फंड वैल्यू बढ़ा ली। यही आपने 15 साल तक और खींचा तो आपने 36 लाख वहाँ से विड्रॉवल लिया, आपकी फ़ंड वैल्यू वहाँ पर बन गई 1 करोड़ के आसपास। यानी कि आपने उसको विड्रॉवल भी ले लिया, आपने ईएमआई पे करने के लिए आपने विड्रॉवल भी ले रखा है करीब 36 लाख के आसपास, और आपकी फ़ंड वैल्यू भी 1 करोड़ के आसपास हो गई।
ये 15 साल में जाके लगभग होती है। अगर हम 12.5% के एवरेज रिटर्न लेके चलते हैं तो, और ये कैलकुलेशन कोई फ्यूचर कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं है, ये पास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से हमने आपको बताया है। ऑन एन एवरेज अगर आप लॉन्ग टर्म में चलते हैं तो 12% से लेकर 15% के बीच में आपको रिटर्न आ जाता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपका फंड वैल्यू भी बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ लगता है? म्यूचुअल फंड का पैसा आपका शेयर मार्केट में लगता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वहाँ आपका पैसा लगाया जाता है। वहाँ से जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे आपका फंड ग्रो करेगा, जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे आपका फंड ग्रो करेगा। तो आपका फंड हमेशा बढ़ता ही रहेगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो आपका अप एंड डाउन लगा ही रहता है। ये मार्केट का क्या नाम है, ट्रेंड होता है। मार्केट की वो चढ़ेगी वो उतरेगी, वो चढ़ेगी वो उतरेगी, तो ये ट्रेंड चलता रहेगा। आप अगर बीच में पैसा निकाल देंगे तो आपको लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म में चलेंगे तो आपको हमेशा बेनिफिट होगा। अगर सपोज करो इसी इन्वेस्टेड फंड को आपने और लंबा खींचा, आपने 20 साल तक इसको खींच दिया, तो 20 साल में 20,000 पर मंथ के हिसाब से आप यहाँ से करीब 48 लाख आप विड्रॉवल ले लेंगे, और फिर भी आपकी फ़ंड की वैल्यू करीब 1.25 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, चाहे मार्केट अप जा रही चाहे डाउन जा रही हो, आपको पैसा वहाँ से निकालना नहीं है। आपने फंड अपना ख़त्म नहीं करना है, आपने मार्केट के ट्रेंड से घबराना नहीं है, आपने अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखना है। आप HWP चालू रखिए, प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूस रखिए। आपको जितने फंड की जरूरत है, चाहे 20,000 की मंथली जरूरत है 20,000 मंथली आप निकालिए, आपको 15 की तो 15,000 मंथली निकालिए। जितना आप कम से कम निकालेंगे रेस्ट ऑफ आपका फंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू आपको बढ़ता रहेगा। सपोज करो इसको आपने 25 साल कंटिन्यूस कर दिया, आपने HWP 25 साल तक और चला दी, म्यूचुअल फंड की HWP 25 साल तक चला दी, तो आपने 25 साल में 12.5% रिटर्न के रेट से आप 60 लाख रुपये आप विड्रॉवल ले लेंगे। यहाँ पर आपकी फ़ंड की वैल्यू 3 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ये आपका बढ़ता ही रहेगा फंड, आपकी EMI भी पे हो जाएगी, आप लोन से भी बरी हो चुके होंगे, अपने पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आपने इकट्ठा कर रखा होगा, फिर भी आपका वो इन्वेस्टेड जो फंड है उसकी वैल्यू 3 करोड़ क्रॉस कर चुकी होगी, ये करीब 25 साल के आसपास में। ये हमने आपको एक एवरेज पास्ट ईयर का जो HWP म्यूचुअल फंड का जो रेशियो जो रिटर्न देते हैं उसके बेसिस से आपको उन्होंने गाइड किया है। दूसरा सिनेरियो हमने आपको क्या नाम है, एक तो आपको बताया था आपने इन्वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा पैसा, वहाँ से आपने जो इंटरेस्ट आपसे आया उससे आपने अपनी EMI पे कर दी, आपने लोन की EMI पे कर दी, आप लोन से भी भरी होगा, आपका फंड भी यहाँ पे ग्रो करेगा। दूसरा तरीका क्या आपको बताया था, आपके पास 35 लाख रुपए कहीं से अगर आते हैं, चाहे आपके पास क्या नाम है कोई आपने प्रॉपर्टी सेल किया हो, चाहे आपके पास कोई आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा आया हो, कोई पेंशन फंड आया हो, तो वहाँ से आपने लोन अपने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। 30 लाख रुपये लोन था, वो लोन आपने क्लियर कर दिया, 5 लाख रुपये बचे। 5 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको लॉन्ग टर्म में चलाते हैं तो 10 साल में आपकी फंड की वैल्यू जस्ट डबल हो जाती है। 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 10 साल तक आपने उसको प्रॉपर तरीके से होल्ड करके रखा, अपने पैसे को अपने म्यूचुअल फंड में लगा के रखा, तो 10 साल में आपकी लगभग डबल आपको रिटर्न आ जाएगा, और टोटल फंड की वैल्यू लगभग आपकी 16 लाख के आसपास हो जाएगी। यही आपने अगर 15 साल चला दिया तो आपको रिटर्न आया 24 लाख के, इंटरेस्ट आपको जहाँ से मिला 24 लाख के आसपास, टोटल फंड वैल्यू आपकी हो जाएगी लगभग 29 लाख के आसपास। इसको अगर आपने 20 साल तक चलाया तो आपकी फ़ंड की वैल्यू हो जाएगी लगभग 47 लाख के आसपास, आपको रिटर्न आ जाएगा, और टोटल फंड की वैल्यू लगभग आपकी 52 लाख के आसपास, 53 लाख के आसपास हो जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देता है, शॉर्ट टर्म में फ़ायदा ज़्यादा नहीं देता। लॉन्ग टर्म में जितना आप होल्ड रखेंगे उतना ही आपका फंड वैल्यू इंक्रीज़ होता रहेगा, आपका वेल्थ इंक्रीज़ होता रहेगा। शॉर्ट टर्म में करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको खास बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, रिटर्न आपका कम होगा। लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट कम दिखता है, आपका रिटर्न ज़्यादा दिखता है। तो इस चीज़ को अपना के आप कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड, यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी है। आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड या HWP में आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर एक इंसान के पास जो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो इसका एक ड्रॉबैक भी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है, आप पैसा कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, पूरा पूरा पैसा निकाल सकते हैं, तो आपका यहाँ पर सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। आपको माइंडसेट ऐसा रखना है कि आपने लॉन्ग टर्म में चलना है। लॉन्ग टर्म में चलेंगे तो आप अपने खर्चे भी पूरे कर पाएंगे, अपने आप होम लोन की EMI भी उतार पाएंगे, आपके कर्जे भी खत्म कर पाएंगे, और आपकी फ़ंड की वैल्यू भी बढ़ा पाएंगे। आपको यहाँ पर अपने इमोशन को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हम जो इंडिया के लोग हैं ना, हम लोग इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते।
मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के डर जाते हैं, इमीडिएट हम अपने फंड को विड्रॉ कर लेते हैं, पैसा निकाल के और कहीं शिफ्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से आपको उसका बेनिफिट नहीं हो पाता। म्यूचुअल फंड एचडीएफसी का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ही होता है। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया एक पैटर्न, अगर आपके पास लोन चल रहा है और आपके पास कहीं से कोई आपका क्या नाम है पैसा इकट्ठा आ जाता है, तो उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करें। आपके पास दो रास्ते होते हैं, दोनों रास्तों से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके आप उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका है अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करके लेके चल सकते हैं, आप अपने खर्चों को मेंटेन करके चल सकते हैं, जो आपकी करंट इनकम आ रही है उस इनकम में ही आप अपने आप को सेट करके चलते हैं, तो आप इस प्लान के थ्रू अपने आप को लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इमोशन में कंट्रोल नहीं कर सकते तो इमीडिएट अपना लोन वापस कीजिए, फिर आपकी एक लिमिटेड वेल्थ है, उसमें आप अपने आप को सेटिस्फाई करके चलना पड़ेगा। कहते हैं ना, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी इनकम। जितना बड़ा आपका इमोशन पे आपके इमोशन पे कंट्रोल रहेगा उतना ही आप अपनी वेल्थ को अच्छा कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को सीखिए, समझिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए और याद रखिए हमेशा मार्केट का ट्रेंड अप रहता है। अगर आप डेली बेस पे चेक करेंगे तो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन रहेगा, मंथली जब भी आपको अप एंड डाउन मिलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बात करेंगे, ईयर टू ईयर की बात करेंगे, तो आपका ये ट्रेंड बढ़ता रहेगा। आपने देखा होगा पिछले जब हमारा कोरोना आया था उस समय जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उन लोगों के 2 से 3 साल तक कोई भी मार्केट से प्रॉफिट नहीं आया था। इवन लोगों के पैसे, उनके जो इन्वेस्टेड फंड था वो भी कम हो गया था। जिसने 30 लाख इन्वेस्ट किया था उसका 25 लाख की वैल्यू हो गई थी, जिसने 40 लाख किया था उसकी 30 लाख की वैल्यू हो गई थी, जिसने 20 लाख किया था उसकी 15 लाख की वैल्यू हो गई थी, 18 लाख की वैल्यू हो गई थी। तो वहाँ पर माइनस में आपका फंड वैल्यू बन गया था। लेकिन जैसे ही मार्केट स्टेबल हुआ वैसे ही लोगों के सब पैसे जो उनके जो क्या नाम है रिटर्न थे वो इमीडिएट बढ़ना शुरू हो गए। तो मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में मार्केट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। एक टाइम पर सेंसेक्स हमारा 20,000 था, आज की डेट में 60,000 है। निफ्टी 50 एक टाइम पे 15,000 16,000 चलता था, आज 20,000 से ऊपर चलता है, 30,000 से ऊपर 30,000 के आसपास चलता है। तो ये मार्केट का ट्रेंड है। मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी तरीके से अपने इमोशन कंट्रोल करके चलेंगे तो आपका अपनी वेल्थ को भी आप बढ़ा पाएंगे, ईजिली बढ़ा पाएंगे। बस आपको अपनी समझदारी से दिखानी है, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है, अपनी फाइनेंस की एजुकेशन को बिल्ड करते रहना है, और इवन आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बदलता रहता है, मार्केट में नया नया चीज़ आता है। तो आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है। मार्केट में कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ाया जाता है, उन सब चीज़ों को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सीखेंगे तभी आप अपने आने वाली जनरेशनों को सिखा पाएंगे, उनको कुछ गाइड कर पाएंगे। कहते हैं ना, जनरेशन आपके जो घर में छोटे बच्चे होते हैं वो आपको फॉलो करते हैं। जिस तरह चीज़ें आप करेंगे उसी तरह आपके बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप हमेशा अपने आप को जब अपडेटेड रखेंगे, कुछ सीखते रहेंगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन भी आपके पथ चिन्ह पर चल के अपने आप को कुछ नया सिखाएगी, नया करेगी, और आपने जो कर रखा है ना, आपकी आने वाली जनरेशन आपसे और बेहतर कर पाएगी। लेकिन आपको सिखाना आपको ही पड़ेगा, समझाना आपको ही पड़ेगा। तो अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए, और आपकी ज़िंदगी जिस तरह से बेहतर हो सकती है उन सब चीज़ों को सीखना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारा नोटिफिकेशन आएगा। तो ये मुस्कुराते हंस रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।